हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हमारा चल रहा है वेरिएशन ऑफ जी विथ लैटिट्यूड। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था वेरिएशन ऑफ जी विथ एल्टीट्यूड, वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ एंड द इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं वेरिएशन ऑफ जी विथ लैटिट्यूड, दैट इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन जी पे, यानी कि जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। जब अर्थ जब रोटेट करेगी अपने एक्सिस पे, तो उस एक्सिस पे रोटेशन के कारण जो है जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस चीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत आसानी से समझने वाला टॉपिक है। तो आप सभी लोग जो है इसको ध्यान से देखें। जैसे मान लिया जाए आप जो है ऐसे, ये इक्वेटर है आपका और ये पोल है अर्थ का, ये तो सभी को पता होगा। तो जैसे हम जो है इक्वेटर से ऊपर की साइड जाएंगे तो हम ऐसे करके घूम रहे होंगे। आप सभी लोग जानते होंगे कि जब भी कोई पार्टिकल जो है, कोई भी चीज जो है किसी सर्किल में रोटेट करता है, मतलब रिवॉल्व करता है, तो उसको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है और वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर ही होता है। और उसकी वैल्यू कितनी होती है? mv² अपॉन आर, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ऐसा होता है। इसी को यदि हम कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा? mv इज योर आर ओमेगा। यदि वो आर रेडियस में चल रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से चल रहा है, तो ये एक्सप्रेशन जो है आपका mv की जगह आर ओमेगा रख देंगे तो कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर ओमेगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा तो आर ओमेगा स्क्वायर। यानी कि इतना फोर्स जो है लगेगा यदि कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है। तो क्या यहां पे भी घूम रहा है? कोई चीज ऐसे घूम रही है तो अर्थ जो है ऐसे करके घूम रही है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लिया जाए यहां पे है, तो वो किस सर्कल में घूम रहा है? जरा ध्यान से देखिए, इस सर्कल में घूमने लगेगा। ठीक है, अगर यहां पे होगा तो इस सर्कल में घूमने लगेगा। ठीक है, क्योंकि वो अर्थ ऐसे करके रोटेट कर रही है और इस रोटेशन के कारण जो है जो उसका सर्कुलर पाथ बनेगा वो ऐसा बनेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से उसको क्या लगेगा? एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि बाहर की ओर होता है, केंद्र से बाहर की ओर होता है। केंद्र से बाहर की ओर होने का कहने का मतलब क्या है कि सेंटर से बाहर की ओर उसकी डायरेक्शन होती है और वो बाहर की साइड होता है। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें इस चीज को, तो मान लिया जाए एक ऑब्जेक्ट जो है यहां पे पहुंच गया है। ठीक है, जिसका मास जो है स्मॉल m है और वो अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है, तो उसको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। तो कैसे लगेगा? देखो, सबसे पहले तो उसकी रोटेशन को देखो, मैं रेड पेन से बना रहा हूं, ध्यान से देखिए, ये है। तो वो इस सर्कुलर पाथ में जो है क्या करने लगेगा? घूमने लगेगा। ठीक है, इस सर्कुलर पाथ में क्या करने लगेगा? वो घूमने लगेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो गया, और ये जो है उस सर्कल का क्या है? रेडियस है। अगर हम ध्यान से देखें तो जिस सर्कल में वो घूम रहा होगा वो रेडियस जो है स्मॉल आर इस प्रकार से दिखाई देगा आपको। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखें, अर्थ का रेडियस तो कैपिटल आर है और ये जो है स्मॉल आर क्या है भाई? ये वो रेडियस है जिसमें जो है वो ऑब्जेक्ट, जो एम मास का जो ऑब्जेक्ट यहां पे रखा गया है, वो घूम रहा है ऐसे करके। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, जो कि कहां की साइड होगा? बाहर की साइड लगेगा, इस केंद्र से बाहर की ओर लगेगा। जैसे देखा होगा ना, आप लोगों ने देखा होगा घरों में ड्रायर होते हैं जो वॉशिंग मशीन में होते हैं, हम कपड़े डालते हैं तो पानी क्या हो जाता है? बाहर फेंक देता है वो पूरा, जिसकी वजह से आपके कपड़े क्या कर जाते हैं? ड्राई हो जाते हैं। तो इन द सेम मैनर यहाँ पे भी अर्थ ऐसे करके घूम रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट को, ये जो ऑब्जेक्ट है, तो ये इस सर्कुलर पाथ में, इस पे नहीं, ये तो जो है आपका रेडियस ऑफ अर्थ है तो पूरा एक स्फीयर है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए, इसको अगर स्लाइस करके देखा जाए तो एक पूरा ऐसे क्या बनेगा? एक सर्किल टाइप का बनेगा। ठीक है, और उस सर्किल में क्या कर रहा है? वो ऑब्जेक्ट ऐसे करके घूम रहा है। तो इसके कारण जो है इसको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है बाहर की ओर होता है, ये हम सभी लोग जानते हैं। और उसकी वैल्यू मैंने अभी निकालना बताई आपको, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो कितना होता है? एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये आर वो रेडियस है जिसके अबाउट वो घूम रहा है। ठीक है, जिस इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है वो कायदे में। ठीक है, इससे सर्किल बना रहा है। अगर यहां पे होता तो बड़ा सर्किल हो जाता थोड़ा सा। ठीक है, इस प्रकार से आपका होता। अब देखिए जरा ध्यान से, और ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अगर हम ध्यान से देखें, इस ऑब्जेक्ट को जो अर्थ है वो तो अपने सेंटर की ओर जो है क्या करेगी? खींचेगी। किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो वो क्या होगा? इसका वेट, दैट इज वेट जो है इसका ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय m इनटू g। वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर होगा। ठीक है,
अगर हम ध्यान से देखें इस पर्टिकुलर चीज को, तो इस चीज पे ये जो है, अगर ये चीज मौजूद नहीं होती तो पूरा का पूरा एम जी जो है, यानी कि इसको जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा होता इतना। लेकिन ये जो है काम करने लग गया, तो इसका इस फोर्स का कुछ भाग इसको क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा। अब वो कितना है उस चीज को अब हम निकाल रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए, मैं इसके कंपोनेंट निकालना चाह रहा हूं इस दिशा में। ये जो इसकी रेडियस है, इसकी डायरेक्शन में मैं जो है इसकी दिशा को निकालना चाह रहा हूं। तो जब भी किसी फोर्स की डायरेक्शन को जब निकालना हो, मतलब कंपोनेंट्स को निकालना होता है, तो जब इसका निकालना है तो इससे इसमें परपेंडिकुलर डाल दीजिए। अगर ये एंगल जो है फाई है, तो जाहिर सी बात है ये एंगल भी कितना होगा आपका, फाई होगा। ठीक है, ये तो सबको समझ में आ रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो अगर ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा आपका, फाइव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा फाइव? बिकॉज दीज टू आर वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड दीज टू आर, ये दोनों एंगल कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जरा, जैसे मैं इसमें परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये वाला इस यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट जो है इस रेडियल डायरेक्शन में, यानी कि इस रेडियस में कितना होगा वो हम देख रहे हैं। तो ऐसे डालूंगा तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विल गिव द सेंस ऑफ कॉस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, कॉस फाइव, ये आपका आ गया। तो ये कॉस फाइव है आपका, तो ये कॉस फाइव है। कितने, किसका कॉस फाइव है, एम आर ओमेगा। तो एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया, ये लग रहा है। और एक और कंपोनेंट है, ध्यान से देखिए, जो टेंजेंशियल है। ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है इसका। और इस टेंजेंशियल कंपोनेंट को अगर ध्यान से देखें तो कैसे निकालेंगे, ये वाला कंपोनेंट निकालेंगे या इसका इस पे परपेंडिकुलर डालो तो निकल जाएगा। तो कितना लगेगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन फाइव, वो आएगा आपका साइन फाइव। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें इस फोर्स को जो तकलीफ पहुंचा रहा है, जो यानी कि इसकी वैल्यू को जो कम कर रहा है, इस वेट की वैल्यू को जो कम कर रहा है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल इसका सिर्फ जो है ये कॉस कंपोनेंट ही जो है रेस्पॉन्सिबल है। तो नेट जो इस पे लगेगा, नेट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो अगर हम निकालना चाहें तो नेट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो अगर हम ध्यान से देखें नेट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, mg ऐसे कर रख के लगा हुआ है, लेकिन ये जो इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो कंपोनेंट है एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस फाइव, वो इसको क्या कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है। तो नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन दैट इज द वेट, जो नेट वेट होगा वो क्या होगा आपका, देखिए जरा, नेट वेट यानी कि उस नेट वेट को हम जो है WT से दिखा देते हैं, एंड दैट कैन बी रिटन एज एम जी माइनस कितना, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस फाइव। अब ये जो वेट है, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इन द फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज वेट of the object, that is the net weight of the object, can be represented as m into g dash. What is g dash is here? G dash is the resultant g in the direction towards the center of the earth. ठीक है, किस दिशा में, सेंटर में, अर्थ की सेंटर की ओर। तो in place of this you can put this value, that is mg dash is equal to mg minus m r omega square cos phi। m कैंसिल आउट, जो आपके सामने बचा हुआ है वो क्या है आपका जब देखेंगे उसको तो कितना हो जाएगा, g माइनस आर ओमेगा कॉस फाइव। अब आपको कोई बच्चे के दिमाग में ये आएगा, सर ये कंपोनेंट क्यों नहीं काम कर रहा है, ये भी काम करता है लेकिन इसका इफेक्ट बहुत कम पड़ता है, बिकॉज दिस कंपोनेंट इज योर परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब मैं इसको दूसरे ढंग से भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इसके ऊपर, mg के ऊपर, और जब फोर्स कोई परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है तो वो बहुत ही मतलब जो है उस पर इफेक्ट ही नहीं करता, इस दिशा में कोई इफेक्ट नहीं करेगा ये कंपोनेंट। दैट्स वाई इसको जो है हम जो है इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत बारीकी से काम करना है, यानी कि तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये जो हमने निकाली है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो फिर आपको जो है दूसरे ढंग से इस पूरे फोर्स को ही लेना पड़ जाता है, और देन उसको भी मैं निकालना बताऊंगा। पहले इस पे कुछ स्पेशल केसेस लगा लेते हैं। ठीक है, अगर हम फाइव को देखें तो फाइव वो एंगल है जो कि ये ऑब्जेक्ट जो है बना रहा है, किसके साथ, इस इक्वेटोरियल लाइन के साथ बना रहा है। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है इक्वेटोरियल पे, तो एट इक्वेटोरियल, एट इक्वेटर लिख देते हैं, तो एट इक्वेटर फाइव कितना हो जाएगा आपका,
जीरो हो जाएगा। देखिए जरा, जो हमने शेप में पढ़ा था ना, वो यहां पे से बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो कैसे आ जाएगा, जी डैश एट इक्वेटर इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस, कितना हो जाएगा आपका जीरो, कॉस जीरो इज योर वन, तो ये कितना हो जाएगा जी माइनस एम सॉरी आर ओमेगा स्क्वायर इतना हो जाएगा। यानी कि नेट जी जो है एट जो है इक्वेटर पे उसको कुछ कम महसूस होगा, जी माइनस कितना हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर। अब ये समस्या क्या है, इस आर की है। अभी इस आर को भी इसमें से हटा लेते हैं। देखिए जरा, इस एक्सप्रेशन को और अच्छे ढंग से बनाते हैं, बिकॉज ये आर जो है वो आर है जो कि जो है आपका ये इस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। कायदे में हमें अर्थ का रेडियस जो है प्रोवाइड कर रखा होगा। तो इस आर को हटाने के लिए बड़ा अच्छा सा जो है तरीका है। तो कैसे हटाएंगे, देखिए इस आर को निकालना है। ये आर मुझे पता है, ये रेडियस ऑफ द अर्थ है। अगर मुझे ये आर चाहिए तो कैसे निकालूंगा, आर अपॉन कैपिटल आर दैट इज द रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा cos फाइव बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस ट्राइंगल को जरा ध्यान से देखिए, इस राइट ट्राइंगल को, आर अपॉन दिस कैपिटल आर इज और कितना हो जाएगा cos फाइव, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी आर cos फाइव। सो इन प्लेस ऑफ दिस, इसकी जगह पे इसी स्टेटमेंट को अगर कंप्लीटली लिखना है आपको, तो ये स्टेटमेंट ऐसा आएगा, g माइनस इन प्लेस ऑफ स्मॉल आर यू कैन पुट दिस वैल्यू दैट इज आर, ठीक है, आर आ जाएगा, ठीक है और ओमेगा स्क्वायर तो है ही, cos फाइव ये है और एक cos फाइव यहां से मिला, देखो ये आर का वाले cos फाइव से मिला, तो कितना हो जाएगा cos स्क्वायर फाइव। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एट दिस पॉइंट, ठीक है। जैसे जैसे फाई चेंज होगा तो इसी प्रकार से इसको भी हम लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से इसको देखते हैं। तो ये कॉस है, ये आर की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें, अगर मैं इसी चीज को जो है प्रॉपरली करना चाहूं तो कैसे करूंगा, इस चीज को देखिए, ठीक है। तो इस चीज को अगर हम देखें तो ये आर की जगह क्या लिख सकते हैं, आर कॉस फाइव लिख सकते हैं। आर कॉस फाइव, फाइव जीरो हो गया तो आर जो है किसके बराबर हो जाएगा, आर इज इक्वल टू, आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए बेटा कितना हो जाएगा बेटा, आर कॉस जीरो, क्योंकि एट इक्वेटर पे जीरो हो जाएगा। तो इन प्लेस ऑफ दिस यू कैन पुट कैपिटल आर। सो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ कैन बी रिटन एज कैपिटल आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो है आपकी वैल्यू हो गई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की इक्वेटर पे। तो एट पोल पे अब निकाल के देखते हैं। तो एट पोल पे क्या हो जाएगा, फाइव देखो 90 हो जाएगा। अगर आप यहां से चलेंगे, यहां से चले और ऐसे चलते गए और यहां पे पहुंच गए, तो जब आप यहां पे पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है ये जो फाइव एंगल है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एट पोल पे फाइव कितना हो जाएगा, लैटिट्यूड के जो एंगल है वो कितना हो जाएगा आपका, फाइव इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। और अगर मैं इस 90 को जो है इस एक्सप्रेशन पे रखता हूं तो जी डैश कैसा नजर आएगा, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस कितना हो जाएगा आपका, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90 विच इज इक्वल टू जी, दैट इज जी का मैक्सिमम वैल्यू होगा, क्योंकि उसमें से कुछ भी कैंसिल करने वाला पार्ट नहीं रहेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत ज्यादा होता है। और हम ऐसा भी कह सकते हैं, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि किस जगह पे जो है रोटेशन ऑफ अर्थ का इफेक्ट नहीं पड़ेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे जो है आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या इसका, रोटेशन ऑफ अर्थ का, कहां पे, पोल पे। समझ में आ रही बात है। तो ये आपको याद रखना है। जो इक्वेटर पे वैल्यू होती है एट सी लेवल, जो इक्वेटर पे वैल्यू होती है वो कम होती है 1.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर कम होती है पोल की तुलना में। यानी कि इतनी वैल्यू कम होती है। सेंटीमीटर है बेटा, ये है, मीटर नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर मीटर में करेंगे तो और छोटी हो जाएगी। इस वजह से जो है इसको सेंटीमीटर में मैंने लिखा है। तो जब आप जो है यहाँ पे जो इक्वेटर पे वैल्यू है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो अगर आप पोल पे चले गए तो इतनी वैल्यू आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे प्राप्त होगी, बिकॉज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट पोल। पोल पे बहुत ज्यादा होती है। तो ये तो हमने बहुत ही ईजिली जो है इसको कर लिया। अगर देखिए इसमें एक जो है बच्चे के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि ये वाला पार्ट को हमने क्यों छोड़ दिया,
ये जो है इस पे कोई इफेक्ट नहीं करता है, इसका इफेक्ट जो है नेग्लिजिबल है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं जो है पूरे फोर्स के साथ काम करूं, तो देन इसी एक्सप्रेशन को जो है हम कैसे करेंगे उस चीज को हम देख रहे हैं। अब देखते हैं ये जो है ये वाला एक्सप्रेशन दोबारा हम निकाल के आपको दिखाते हैं दूसरे तरीके से। तो कैसे निकालेंगे उस चीज को अब हम देख रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए, इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लीजिए, ठीक है। तो आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग जो है इसमें दूसरा मेथड जो है अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसी वैल्यू को देखेंगे अभी अब हम दूसरे ढंग से, ठीक है। अब कैसे निकाल रहे हैं ध्यान से देखिए, ठीक है। तो ये आपका आर हो गया, ये सब कंपोनेंट की अब जरूरत नहीं है मुझे, मैं डायरेक्ट ही अभी निकाल रहा हूं इसको, इन कंपोनेंट्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए कायदे में देखा जाए तो इस डायग्राम से आपको जो नजर आ रहा होगा, क्या नजर आ रहा है, देखो ये एंगल अगर फाई है तो दिस एंगल इज योर 180 माइनस फाई हो जाएगा। देखिए एक फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है एम आर ओमेगा स्क्वायर जो है इस ऑब्जेक्ट को बाहर की साइड फेंक रहा है, जबकि इसका वेट इसको सेंटर की ओर खींच रहा है। तो इन दोनों फोर्सों के बीच में एक लड़ाई होगी, और लड़ाई करने का मतलब एक कसमकस होगी इनके बीच में, और इसकी वजह से एक रिजल्टेंट जो है आपका तैयार होगा। एंड द रिजल्टेंट फोर्स इज दैट इज द रिजल्टेंट वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ये तो इसका जो वेट आपको दिख रहा है, जो लग रहा है, जब ये भी है इसके साथ, ठीक है, लेकिन इसका रिजल्टेंट कितना बना ये आपको पता नहीं है। तो रिजल्टेंट जो है वेट जो है इन दोनों जो फोर्सेस हैं इनके कहीं बीच में होगा। तो उसकी वैल्यू कितनी होगी उस वेट की, तो डब्ल्यू टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम इंटू जी डैश, ठीक है। ये वो रिजल्टेंट जी है जिसके बारे में अब हम जानना चाह रहे हैं और सेकंड मेथड से कर रहे हैं इसको। तो नेट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट अब हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए। हमारे पास एक जो है इक्वेशन थी, बड़ी अच्छी इक्वेशन थी, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दीज टू आर वेक्टर्स, वन इज योर एम आर ओमेगा स्क्वायर एंड अनदर वेक्टर इज योर एम इंटू जी। तो ये दोनों ही वेक्टरों का एक रिजल्टेंट वेक्टर अगर हमें बनाना हो तो हमने पढ़ा था, देखा होगा आपने, यदि हमारे पास दो वेक्टर हो, कोई एक वेक्टर ऐसा हो, एक वेक्टर अच्छा हो, और ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो और इन दोनों के बीच में एंगल अगर थीटा है, तो हमने इसका रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू कैसा लिखा था अगर आपको पता हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। इस वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है कौन, एंगल थीटा। तो इन द सेम मैनर दिस इज योर ए वेक्टर, दिस इज योर वेक्टर बी, सो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म, दैट इज एम g dash, that is the net resultant of these two vector, can be written as in this form, that is mg square plus square of this, that is mr omega स्क्वायर का स्क्वायर प्लस, अगर हम आगे जाए तो अगर हमें क्या मिलेगा देखो 2ab, 2 times of a is your m into g and b is your, that is m r omega square, and the angle between these two, the angle between these two is your 180 minus theta, that is cos 180 minus phi, सॉरी थीटा नहीं फाई है बेटा, ठीक है। ये आपका आ गया। अगर हम ध्यान से देखें इस पूरी चीज को तो देखो ये एम जी डैश तो अपनी जगह पे है, इज इक्वल टू, देखो ये एम स्क्वायर इसमें भी है, एम स्क्वायर इसमें भी है, एम इंटू एम स्क्वायर इसमें भी है, तो कॉमन लेके रूट से बाहर आ जाएगा, तो मैंने एम को बाहर लिख लिया, ठीक है। तो m को बाहर लिख लिया, तो यहां पे सिर्फ देखो जी स्क्वायर बच गया ये आपका, अगर आप ध्यान से देखें। अब अंदर वाले पोर्शन को देखते हैं, ये क्या है, r है, r इज योर कैपिटल R cos फाई है, तो इस r की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, कैपिटल R स्क्वायर cos स्क्वायर फाई, और फिर क्या लिखा जा सकता है, ओमेगा स्क्वायर तो है ही, लेकिन ओमेगा टू द पावर 4 हो जाएगा ये भी हमारे समझ में आ गया। प्लस अगर हम ध्यान से और दूसरी चीजों को देखें तो यहां पे ध्यान से देखो जरा, ये एम तो कैंसिल निकल चुका है बाहर, ये cos 180 माइनस फाइव है, cos 180 माइनस फाइव इज अगेन cos फाइव, बट क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ जा रहा है तो cos की जो है सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो सो दिस होल वैल्यू बिकम नेगेटिव, तो नेगेटिव लगा दिया बाहर, तो कितना हो जाएगा देखिए जरा, 2 टाइम्स ऑफ जी तो है इसके पास, और ओमेगा स्क्वायर भी है इसके पास, तो ओमेगा स्क्वायर इन प्लेस ऑफ स्मॉल आर यू कैन पुट कैपिटल आर cos फाइव, तो कितना हो जाएगा कैपिटल आर cos फाइव। और cos फाइव को यदि अगर आप ध्यान से देखें
तो एक cos फाई तो यहां से निकला था, एक cos फाई यहां से आया, तो कितना हो जाएगा cos स्क्वायर फाई। ऐसा कुछ हमारे पास आ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एक्सप्रेशन हमारे सामने आया, अगर हम इसको ध्यान से देखें। ठीक है, अगर हम इस चीज को जो है ध्यान से और थोड़ा सा इसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, एम से एम कैंसिल हो गया, तो जी डैश इज इक्वल टू, इसको थोड़ा बच्चा प्रीफर नहीं करता है, लेकिन ये आपको मेन एक्सप्रेशन प्रोवाइड करता है। तो इस एक्सप्रेशन में से जी स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं। एक बार इसको जो है जी स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं, तो जी स्क्वायर को जब कॉमन निकालेंगे तो वो रूट से बाहर निकलेगा, तो इन द फॉर्म ऑफ जी निकलेगा। और फिर इस एक्सप्रेशन को जरा ध्यान से देखते हैं, जरा ध्यान से देखो जरा, तो यहां पे कितना बच गया 1 प्लस, इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिकली लिख लेते हैं, आर स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4 कॉस स्क्वायर फाई अपॉन जी हो जाएगा, क्योंकि इसके पास जी स्क्वायर हो गए, जी स्क्वायर हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया। अब आगे वाली चीजों को जरा देख लेते हैं जरा। इसमें तो जी है ही नहीं, तो इस वजह से जो है इसमें ऐसा हो गया। ठीक है, इसको देखते हैं अब जरा, प्लस माइनस इसको देखते हैं, देखो इसके पास जी है तो एक जी नहीं है, तो डाउन में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर फाई अपॉन कितना हो जाएगा आपका जी। तो ये हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन आ गया, और इस रूट को मैंने 1/2 लिख दिया। अगर हम ध्यान से देखें, इसमें एक वैल्यू आ रही है, दिस वैल्यू को ध्यान से देखना, इस वैल्यू को आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना होगा बेटा, अर्थ का रेडियस कितना होता है, रेडियस ऑफ अर्थ आर इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, ऐसा होता है। ठीक है, 6400 किलोमीटर का रेडियस है अप्रॉक्स, तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, मीटर में चेंज कर दिया मैंने, तो ये कितना हो जाएगा 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा। ओमेगा कितना होता है ध्यान से देखिए, ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, और ओमेगा स्क्वायर है, ध्यान से रहे, ओमेगा टू द पावर 4 है, सॉरी 4 है, तो ये 2 पाई अपॉन टी है, 2 पाई अपॉन टी है। ठीक है, तो 2 पाई तो अपनी जगह पे है। ठीक है, टी क्या है, एक पूरा रोटेशन लगाने में, अर्थ को पूरा रोटेशन लगाने कितना समय लगता है 24 आवर, तो 24 आवर दिस कैन बी चेंज इनटू मिनट, मिनट में चेंज करोगे तो सेकंड, ये 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड में चेंज करोगे तो फिर 60 से। ये वैल्यू कितनी छोटी है दिख रहा है आपको, इसका भी पावर है 10⁴। तो अगर हम इस वैल्यू को लिखना चाहें तो 2 पाई अपॉन 24 इंटू 3600, ठीक है, टू दी पावर 4, ये आ गया। और नीचे जी है, देखो ये जी नजर आ रहा होगा आपको, तो ये कितना होता है 9.8 का होल स्क्वायर, अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं इसकी वैल्यू। ठीक है, ये आ गया आपका। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1/289 आता है बेटा, 1/289। अब 1/289 जब इसकी वैल्यू आएगी, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉरी इसको अभी स्क्वायर ना करके इसको सिर्फ इतनी वैल्यू, सॉरी बेटा मैंने थोड़ा सा पूरी वैल्यू लिख दी, यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो स्क्वायर ऐसा कर लेते हैं। तो ये इतनी छोटी वैल्यू देखो 1/289, लगभग 1/300 है, और इसका भी स्क्वायर है, यानी कि बहुत छोटी है। इट मीन्स ये क्वांटिटी क्या है, बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू बची हुई है, अगर हम उस वैल्यू को जरा ध्यान से देखें तो वो कैसी बची हुई है, जी डैश इज इक्वल टू जी टाइम्स ऑफ कितना 1, ये तो कैंसिल हो गया बेटा, ये वाला पोर्शन जिसको मैंने रेड से कैंसिल करके दिखा रहा हूं आपको, ये कैंसिल हो गया, तो बचा कौन आपका माइनस 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर फाई अपॉन जी, ये बच गया टू द पावर 1/2। ये मैंने आपको दिखाया एक्स्ट्रा, ठीक है, कि क्यों हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, इस पोर्शन को जरा ध्यान से देखें, तो इसमें एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है बेटा, ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन से इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो देखिए एक एक्सप्रेशन होता है, थोड़ा सा आप लोगों को जो है बहुत जगहों पे इसकी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर अगर n लिखा हो, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इन दिस फॉर्म, दैट इज 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे कोई फैक्टोरियल लिखता है बेटा, क्योंकि कुछ बहुत इसमें बायोलॉजी के स्टूडेंट भी होते हैं, जैसे आपने फैक्टोरियल 3 लिख दिया तो इसका मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर फैक्टोरियल 4 लिख दिया तो इसका मतलब होता है
4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जितना आप लिखते हैं उसको फिर उसके 1 तक के सारे नंबरों से जो है मल्टीप्लाई करो। जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 7 लिख दिया तो कैसे लिखेंगे आप, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है तो थोड़ा सा आपको इसको समझना होता है क्योंकि इसका इस्तेमाल हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस एक्सप्रेशन की मदद से यदि हम इसको तोड़ें तो ध्यान से देखो, ये 1 है और x कितना है इसका, ये वाला पोर्शन x है। तो जब हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, तोड़ते हैं, तो हमें ऐसा नजर आता है g डैश इज इक्वल टू g टाइम्स ऑफ 1 1 and x, n is your this, that is minus of this, minus of 2 n कितना है, देखो n कितना 1/2 है, तो 1/2 इंटू n इंटू x इज योर माइनस ऑफ दिस, माइनस मैंने पहले दे दिया, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे माइनस, तो माइनस n इंटू x इज योर दिस, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर फाई अपॉन g, ये आ गया, प्लस फिर क्या है देखो n इंटू n माइनस 1, दैट इज n कितना है 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1, ये हो गया, इंटू 1/2 माइनस 1 इंटू x स्क्वायर x इज योर दिस, ठीक है, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर r अपॉन g cos स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, ये किसका है, माइनस ऑफ माइनस। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें इसके बाद वाली टर्म में क्या आएगा, क्यूब आएगा। देखो ये क्यूब दिख रहा है, यानी कि इस होल टर्म का क्यूब होगा। ये जो है ये ओमेगा स्क्वायर, ये जो है आपका इस वैल्यू को जरा ध्यान से देखो, आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी इज इक्वल टू कितना होता है, 1/289 होता है। अब इसका स्क्वायर ही इतना छोटा है तो क्यूब तो और छोटा होगा, और उसके बाद x टू द पावर 4 होगा, x टू द पावर 5 आएगा, यानी कि इसके पावर 5 में आएगी, 4 में आएगी, 3 में आएगी, 2 में आएगी, आगे अगर हम इस एक्सप्रेशन को पूरा ओपन करते हैं। तो कहने का मतलब मुझे क्या पता चल रहा है कि बाकी की टर्म लिखने से कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं है फायदा, क्योंकि वो सारी टर्म्स जो हैं बहुत ही छोटी हो जा रही हैं, इसलिए इसके बाद की सारी टर्म्स को क्या कर दूंगा, मैं इग्नोर कर दूंगा। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे पास जो टर्म बचेगी वो ये और ये बचेगी, देखो दिस कैंसिल आउट, और इस टर्म को अगर मैं लिखना चाहूं यहां पे, अगर मैं लिखना चाहूं इस टर्म को, तो ये टर्म कैसे नजर आएगी, g डैश इज इक्वल टू g टाइम्स ऑफ 1 माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर फाई अपॉन g। ठीक है, और ये जी जो है आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा क्या आपके पास, जी डैश इज इक्वल टू जी टाइम्स ऑफ 1, जी टाइम्स ऑफ जी माइनस, सॉरी ये जी से जी कैंसिल हो गया, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव। तो ये हमने देखा होगा, इससे पहले भी यही एक्सप्रेशन हमने निकाला था और अभी भी हमने जो है वही एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे निकाला। तो आज आपने जो है इफेक्ट ऑफ जो है ऑन जी ड्यू टू किसके कारण बेटा, रोटेशन ऑफ द अर्थ, दैट इज द इफेक्ट ऑन जी ऑफ जी विथ लैटिट्यूड। तो जी पे जो है आपका जो है इफेक्ट किसके द्वारा, लैटिट्यूड के द्वारा जो है इफेक्ट ऑफ जी विथ लैटिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड के कारण जो है जी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसके बारे में हम देख रहे हैं। तो एक बार सभी लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद जो है फिर बात करते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा एक चीज और देखते हैं, और किस किस चीज का जी पे जो है इफेक्ट पड़ सकता है। तो अर्थ के मटेरियल का भी जो है जी पे इफेक्ट पड़ता है। आपने देखा होगा कहीं कहीं पे जो है चीजें जो है अपने आप जो है ऊपर की साइड एक्सेलरेट हो जाती हैं, ऊंचाई की ओर एक्सेलरेट हो जाती है। दिस इज बिकॉज ऑफ किसके कारण होता है, वेरिएशन इन जी। वेरिएशन इन जी के कारण जो है आपके को ऐसा महसूस होता है, क्योंकि अर्थ जो है पूरा जो है यूनिफॉर्मली जो है इसकी डेंसिटी नहीं है, कहीं पे डेंसिटी इसकी बहुत अलग है। तो इफेक्ट ऑन जी बिकॉज ऑफ द मटीरियल ऑफ द अर्थ, मटीरियल के कारण। क्योंकि जब मान लिया जाए मैं अर्थ के अभी इंडिया में है, मान लिया जाए जब इंडिया में है, ग्लोब के किसी पोर्शन यानी कि इंडिया में है, तो यहाँ की जो डेमोग्राफी है, यहाँ का जो एरिया है और यहाँ के जो मिट्टी है और यहाँ का जो अर्थ का मटीरियल है वो अलग होगा।
थोड़ा जो है अफ्रीकन का जो है मटेरियल जो है वहाँ के सिस्टम से अलग होगा, तो इसकी वजह से भी जो है क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। बिकॉज जो जब हमने देखा होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब हमने निकाली थी, और किसके कारण जो इसका उसमें वेरिएशन किसके कारण देखा था, बिकॉज ऑफ द डेप्थ ऑफ द अर्थ, यानी कि हम जैसे जैसे अंदर की ओर जाते हैं अर्थ के, तो कैसे कैसे उसमें इफेक्ट पड़ता है। तो हमने उसमें क्या लिखा था, देखा होगा आपने, हमने अर्थ की डेंसिटी को यूनिफॉर्म मान के काम किया था। अगर हम उसको यूनिफॉर्म ना माने, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि अर्थ की जो है डेंसिटी यूनिफॉर्म हो। आपने देखा होगा आप जब खोदते हो तो कहीं पे पत्थर निकलते हैं, तो कहीं पे मिट्टी मिट्टी निकलती है, और कहीं पे एकदम से मतलब हार्ड रॉक्स होती हैं अर्थ में। तो जाहिर सी बात है अलग अलग मटेरियल से जो है हर जगह पे अर्थ का जो है फॉर्मेशन है, तो उसकी वजह से जो है डेंसिटी में क्या पड़ेगा, इसकी इफेक्ट पड़ेगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन डेंसिटी ऑफ द अर्थ, that is the variational density of the earth, the value of g will change। तो वैल्यू ऑफ g क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन ये बहुत बहुत ही कम चेंज होता है, ये इतना चेंज नहीं होता है कि मतलब हम इसको जो है मतलब हर क्वेश्चन में जो है कंसिडर कर सकें, लेकिन इसका भी इफेक्ट पड़ता है, इसको भी हमें दिमाग में रखना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तो ओके, बाय, टेक केयर।